मोहतरम सामईन नाज़रीन, आज हम इश्तियाक रसूल साहब की रिहाइशगाह में मौजूद हैं और ये हमारे सीनियर अफसर रिटायर हुए हैं आज से 5-6 साल पहले 2014 में। तो इनकी एक बड़ी अच्छी शख्सियत है और बड़े घुल मिल के रहे हमने इनके साथ। मुल्तान में जब इन्होंने 87 में सिविल एविएशन ज्वाइन किया तो मुझे इनसे पहले मुलाकात हुई और इनका पहला स्टेशन था। तो इनके साथ माशाल्लाह फिर लाहौर में भी कुछ काम किया। तो इनकी एक बड़ी अच्छी शख्सियत है, अभी इसी पे हम बात करेंगे। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। तो सर अभी ज़रा आप ज़ाहिर है हम ये जो हम बना रहे हैं प्रोग्राम जो हमने किया है ज़्यादातर हमारी ATC कम्युनिटी के लोगों के लिए और अपने रिटायर्ड लोगों का अपने साथियों से खैर आफियत का तबादला करना मकसद है। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा आपकी इब्तदाई तालीम और कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं फ़हीम साहब बिलोंग करता हूँ रहीम यार खां से एट प्रेजेंट। वैसे मेरी पैदाइश जो है वो तहसील आरिफ वाला जी, ज़िला पाकपतन अब, लेकिन पहले ज़िला साहिवाल मेरी वहाँ की पैदाइश है। और उसके बाद मेरी पैदाइश के बाद मेरे वालिदैन जो थे ना वो रहीम यार खान चले गए, क्योंकि जो हमें इंडियन ज़मीन थी ना जो हमारे हिस्से में थी, प्लेन में जो आई थी, जो प्लेन में ज़मीन आती है वो हम लोग को रहीम यार खान में मिली। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम वहीं पले बड़े, वहीं से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया, वहीं से मैंने मैट्रिक किया। अच्छा। उसके बाद मैं कराची चला गया। अच्छा। कराची में मैंने FSC की है इस्लामिया कॉलेज से। रहीम यार खान में मेरा पायलट सेकेंडरी स्कूल था माशाल्लाह। और कराची में मैंने इस्लामिया साइंस कॉलेज, बड़ा मशहूर कॉलेज है, जी, कैद के मज़ार के पास ही है। अच्छा। तो वहाँ से मैंने FSC की जी। और वहीं पर अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी कि मैंने एयरफोर्स में अप्लाई किया और मैं एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया। और वहाँ पर मैं 1975 में मैं एयरफोर्स में इंजीनियरिंग में गए थे कि GDP? मैं GDP ब्रांच में गया था। माशाल्लाह, वेरी लकी पर्सन। हाँ जी। तो वो बड़ा अच्छा मेरा मौका रहा कि मैं रहीम यार खान से कराची गया। वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी मिली कि वहाँ पर अप्लाई करना आसान होता है बनिस्बत इसके कि आप रहीम यार खान से ट्रैवल करके किसी और जगह पर जाएँ तो मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। वहाँ पर तो मेरे लिए बहुत आसान था। आई वॉज लकी इनफ कि मैं एयरफोर्स में भी सिलेक्ट हो गया, मैं आर्मी में भी सिलेक्टेड था माशाल्लाह। मैं ISSB की कॉल मुझे उधर से भी आई हुई थी और मैं एयरफोर्स में भी सिलेक्ट हो गया माशाल्लाह। तो मैं फिर उनको रिग्रेट किया मैंने कि मैं जी अब मेरी लाइकिंग जो थी वो एयरफोर्स के लिए ज़्यादा थी। जी। तो वो फिर मैं एयरफोर्स में वहाँ से सिलेक्ट हो गए। तो मेरी फरवरी 76 में मैं एयरफोर्स की अकेडमी में चला गया, लोटोपा। अच्छा, लोटोपा। उस वक्त लोटोपा जो था अकेडमी का पार्ट था। अच्छा। तो फिर वहीं से 76 के एंड में अक्टूबर में वहाँ से ग्रेजुएट करके तो फिर सालपुर चले गए फ्लाइंग के लिए ना। अच्छा जी। तो वहाँ पर फिर फ्लाइंग की है मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कमीशन 1978 में मार्च में मेरा कमीशन हुआ। बैच नंबर याद है आपको? क्या मेरा बैच नंबर, वैसे तो मेरा ओरिजिनल बैच और था लेकिन हमें मर्ज कर दिया गया था 65th GDP में। अच्छा। 65th GDP कोर्स था, उसमें मर्ज कर दिया गया था। तो हम लोग फिर अब 65th वाले कहलाते हैं। जी। तो याद है आपको मेहमान खुसूसी कौन थे उस वक्त? कि मेरे मेहमान खुसूसी उस वक्त एयर चीफ मार्शल जुल्फ़िकार अली खान थे, मरूम फौत हो गए हैं। वो हमारे और सन था 78 मार्च। माशाल्लाह। उसके बाद फिर अनवर शमीम साहब बने थे एयर चीफ मार्शल। जी। तो काफ़ी अच्छा रहे वो तो। किया वो काफ़ी। तो फिर मैं सालपुर से मेरी फ्लाइंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग कमीशन हो गए और कमीशन के बाद मेरी मियाँ वाली पोस्टिंग हुई। मियाँ वाली बेस? हाँ जी। बट देन आई वॉज अनलकी के किसी फ्लाइंग की वजह से नहीं, लेकिन वैसे मेरी वहाँ से मैं फ्लाइंग से ड्रॉप कर दिया गया। अच्छा। मेरी फ्लाइंग परफॉर्मेंस इतनी ख़राब नहीं थी जो मतलब, लेकिन ये था कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि कई दफ़ा आपकी नहीं तो सर सुना है चांस देते हैं वो लोग ग्राउंड में भी आ जाए, ADC में हाँ आ वो जाए। मुझे उन्होंने चांस दिया था। अच्छा। एंड मैं चांस उसको मैं मेरी एयरफोर्स में GDP से बहुत मोहब्बत थी।
माशाल्लाह। तो मैं किसी और ब्रांच में नहीं जाना चाह रहा था, मगर मेरा एक कोर्समेट था, उसके वालिद भी एयरफोर्स में मेरे ओसी थे उस वक्त, वो ओसी एडमिन थे। तो मुझे उनके साथ अटैच किया हुआ था, मेरे जो सस्पेंशन के दिन चल रहे थे मैं उनके साथ अटैच हुआ था। तो मेरे जी जी आ गया था, मेरा डिसीजन आ गया था कि मैंने कहा था कि मैंने एयरफोर्स में मजीद सर्व नहीं करना है GDP। अच्छा, इंटेंशनली आपने तो वो ऑप्शन होती थी उस वक्त ना कि आप छोड़ के जा सकते हैं। तो वो मेरे जो पोस्टमेट थे, वो साथ मेरा पोस्टमेट की मोहब्बत होती है, वो वहीं पर मियाँ वाली में वो मेरे साथ ही थे। तो अमजद बशीर, तो वो एयरपोर्ट रिटायर हुए हैं। माशाल्लाह। तो वो उनके वालिद भी उस वक्त ग्रुप कैप्टन बशीर थे। अच्छा वो एयर चीफ मार्शल जुल्फ़कार अली के भी इंस्ट्रक्टरों में से थे। अच्छा, very senior। मतलब हाँ जी, इस तरह से थे, सीनियर लोगों में। तो होता है ऐसे एयरफोर्स में, बाद में लोग जूनियर हो जाते हैं, मगर वो स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं, या किसी वजह से, मुझे पूरा उनका बैकग्राउंड याद नहीं है कि वो किस वजह से उनके इंस्ट्रक्टर थे। तो बारह वो उनकी इज्जत बहुत करते हैं। ये तो मुझे हमारी बड़ी नॉलेज में आपने इजाफा किया कि मैं आपको ये तो समझता था कि आपने एकेडमी ज्वाइन की थी एज ए ऑफिसर, लेकिन भाई GDP का नहीं पता मेरे को। मेरे सुनने वालों के लिए भी एक बड़ी अच्छी बात है। ये तो बड़ी करीम लोग पाकिस्तान की सिलेक्ट होती है, और वेरी लकी पर्सन, और आप आए तो जो अल्लाह को मंजूर होता है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये इतनी उम्र गुजरने के बाद अब ये महसूस किया है कि ये काम तो अल्लाह कर रहा होता है, आप नहीं कर रहे होते। मेरी सिलेक्शन, मैं समझता हूँ कि मेरा कराची जाना, मेरा कराची में जाके पढ़ना और मेरा वहाँ से जाके अप्लाई करना, अदरवाइज शायद हम में कोई बात नहीं होती। लेकिन अल्लाह मौके दे देता है। और मुझे तो अल्लाह पाक ने मेरा, अगर मुझे कोई फ़ख्र कर रहा है, वैसे तो फ़ख्र नहीं कर सकता आदमी, मगर अगर तो मुझे फ़ख्र करना है तो मुझे बगैर बात किए भी अलहदा कर देते थे कि आप सिलेक्टेड है। एक तरह से, इस तरह से मेरे साथ होता है। तो तरजीही सलूक किया गया, मतलब ऐसे लगता था कि जैसे मुझे ना बस अल्लाह उनके दिलों में डालता है मुझे। हालांकि उस वक्त वो ज़माना ऐसा होता है कि जब हमको इतना अच्छा खासा बोल भी नहीं सकते थे, तो बात अच्छे तरीके से आती थी। तो बड़ा अच्छा वो रहा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना, आप छोड़ के ना जाएं एयरफोर्स, आप जाएं, अगर आपके साथ को खुदा न खास्ता कोई परेशानी की बात हुई तो आप मुझे कहना, मैं आपको दोबारा रिलीज़ करवा दूँगा एयरफोर्स। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये एक अच्छी पेशकश थी, लेकिन उस वक्त मैं गया तो अब ट्रिपिंग नहीं करनी चाहिए, मगर फिर मैं एयरफोर्स में कुछ ऐसे हालात फिर पैदा हो गए कि वो वहाँ पर भी कुछ सलूक अच्छा ना हुआ। मैं ज़रा सेंसिटिव ज़्यादा था। हाँ, महसूस करता था लोगों की बातों को, किसी की तानाज़नी या कोई, हालांकि कोई हमारे साथ तो किसी की लड़ाई थी नहीं, मगर वो ऐसे ही ब्रांच का ताना देने लग जाते हैं। GDP से पता नहीं, ये भी बीच में आ जाएगी बात। ज़हन ने कबूल नहीं किया दूसरे लोग, मतलब हाँ जी, वो उन्होंने भी कबूल नहीं किया, मैंने भी कबूल नहीं किया। तो बस वो इस तरह से फिर मैंने ना वहीं पर रिज़ाइन कर दिया। फिर वो मुझे मनाते भी रहे, खैर वो भी अच्छे लोग थे। हाँ बिल्कुल, मनाते रहे कि ये आप ना छोड़ के जाएँ। तो हम इतने बुरी परफॉर्मेंस नहीं होती आपके बैकग्राउंड पे, अपनी वाबस्तगी पाकिस्तान एयरफोर्स से, वो भी आपने बड़ी डिटेल में बताई। स्टडीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसलिए वो अफसरों के ऊपर खर्च किया होता है उन्होंने, वो छोड़ना भी नहीं चाहते होते, और हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए, मगर जज्बाती तौर पे हम ऐसे फैसले कर लेते हैं। कि सर अब थोड़ा सा आगे आएंगे। आपने 1987 में जो उस वक्त पोस्टिंग मुल्तान में थी, आपने ज्वाइन किया गालिबन 9 जुलाई में, तो उस वक्त आपकी फर्स्ट पोस्टिंग थी मुल्तान में। वो तजर्बा कैसा रहा आपका? मुल्तान में मेरी ट्रेनिंग जब हैदराबाद के टाइम में सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई, तो हमारी वहाँ पर पोस्टिंग डिसाइड होती है कि आपको मुल्तान जाना है या लाहौर जाना है या कराची जाना है। तो इन्होंने ज़्यादातर लड़कों को हमें मुल्तान में भेजा, और बाकी के कराची चले गए, या कुछ हम लोगों में नेवी के अफसर शामिल थे तो वो अपने नेवल बेसिस पे चले गए। तो हम लोग मुल्तान में आ गए। 3 थे हम लोग, खुर्रम मलिक थे, अगर आपको याद होगा, खुर्रम मलिक थे और दाऊद मलिक थे। कैप्टन नहीं, रिटायर हो गए दाऊद मलिक? ये तो मेरा ख्याल रिटायर हो गया। अच्छा। तो उसका बेटा है। He's also flyer? हाँ, His son is also flyer?
हाँ ये- हाँ ये अच्छा, सप्लायर वो यही फ्लाइंग करता रहा हमारे फ्लाइंग क्लब में ना इधर। अच्छा अच्छा तो उसके बाद फिर मैं 87 में यहाँ पर हमारी आपको पता ही है कि आपके सामने ट्रेनिंग हुई। जी जी तो हमारे बड़े अच्छे प्रोफेशनल किस्म के इंस्ट्रक्टर्स थे जिन्होंने हमें जो ATC हमने सीखी थी वहाँ पर थ्योरी पढ़ी थी वो वहाँ पर उन्होंने हमें परफेक्ट कर दिया, एक तरह से मैं कहूँगा परफेक्ट ही कर दिया। और हम अपने आप को मतलब उस वक्त तो अपने आप को आउटस्टैंडिंग ही समझते थे। आपके सामने ही था, हम ड्यूटियाँ हमने आपके साथ की नहीं हैं। बड़ी जिम्मेदारी थी तो मेरी तकरीबन यहाँ पर 2.5 साल की सर्विस है मुल्तान मुल्तान FISS की FISS की। और ये एक्सपीरियंस जो है ना ये थ्रू आउट सर्विस में मतलब काम आया है, क्योंकि उससे अच्छी तरबियत मेरे जहन के मुताबिक कहीं और नहीं। माशाल्लाह। हमारी नहीं, बात भी वैसे आने भी वालों सर में- आप माशाल्लाह शुरू से लकी रहे हैं। अगर आपका होम टाउन उस वक्त रहींजर खान था तो वेरी नियर। हाँ जी मैंने मुल्तान, हाँ जी। लेकिन उसकी वजह से मुझे ड्यूटियाँ भी काफ़ी सख्त करनी पड़ी। लोग एक्सचेंज करवा देते थे। आज ड्यूटियाँ एक्सचेंज करवा लेते थे, तो वो खैर ये एक सिस्टम का हिस्सा ही था। फिर आई वॉज लकी एनफ कि मुझे मेरे बॉसेस अच्छे थे, तो साई साहब ने मतलब मुझे फिर रहीम यार खान भिजवा दिया। रहीम यार खान एयरपोर्ट मैनेजर होम स्टेशन पे। होम स्टेशन पे। माशाल्लाह, तो बड़ी बात है। खुदाई सर्विस में अगर मिल जाए। उसका जो रहीम यार खान का इफ्ताही मेरे पास से हुआ था। अच्छा। हाँ जी, आई वॉज द फर्स्ट वन। अच्छा OIC मतलब आप। नहीं ना वो फुल फ्लैज एयरपोर्ट मैनेजर अच्छा अच्छा पोस्टेड देयर। मेरे ज़माने में उसकी जो वो ऑपरेशनल हुआ था रहीम यार खान। अच्छा माशाल्लाह। वो स्टेशन मौजूद था पहले से भी, मगर एयरपोर्ट के तौर पे वो कमीशन उस वक्त हुआ था कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए आप कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए। हाँ। कभी फ्लाइट्स पहले भी कभी ऑपरेट करती थी PIA की। खासतौर पे वो UAE वगैरह की आती थी मेरा नहीं, वो एक छोटा सा रनवे होता था पहले, अच्छा वहाँ पर वो अंडर द म्यूनसिपल कमेटी वो ऑपरेट करता था, ईंटों का ब्रिक्स का रनवे अच्छा था। अच्छा तो ये हमारे सीनियर लोग जो थे ना वहाँ गए हुए, अवान साहब हो गए जैसे अच्छा। अवान, ये वहाँ पर उस ज़माने में भी कहीं गए हुए थे। मतलब फ़्लाइट कोई लैंड करवाई इन्होंने, तो वो होता था वो, लेकिन अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड था वो वैसे। सही से तो स्ट्रिप ही कह ले दूसरे स्टेप क्या है, हाँ जी। तो मैं जब मुल्तान में था तो एक हमारे कैप्टन राजपूत होते थे। बिल्कुल हाँ, CPL वो- 1 हाँ। मुझे याद है। तो वो मुझे उन्होंने कहा कि मैं रहीमयार खान जा रहा हूँ तो आप मेरे साथ चले। तो मुझे रहीमयार खान लेके आए, तो वो वहाँ पर उन्होंने वहाँ लैंड किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो मेरे पास घर भी फिर आए, बड़े अच्छे थे। वो अब बहुत हो गए, तो बल्कि वो पहले पायलट थे मेरे ख्याल में पाकिस्तान के, पहले कमर्शियल पायलट मेरे ख्याल में वो पहले थे। तो अच्छा सर, फिर हम आएंगे थोड़ा सा। आपने जो जॉब भी हो गई माशाल्लाह, आपने सोलो वगैरह भी ATC में है, वो भी आपने इंडिपेंडेंट ड्यूटियाँ भी की। तो आप एक सोशल मैन एज ए सोशल एनिमल भी कहा जाता है Yes. के बकौल। तो उसमें आप मुझे आप बताएं, उस ज़माने में ये PTV एक चैनल होता था, अखबारात लोग पढ़ते थे। तो ये जो है मतलब कि अखबारात पे जोर था, लोग इंग्लिश उर्दू जो भी। तो मतलब ये था, उस दौर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, उसका क्या मतलब की तफरीहात थी। ऑपरेशन ड्यूटी की टेंशन अलग है, उसको छोड़ के फिर आपकी क्या मसरूफियत होती है? भाई साहब, मैं ना आई वॉज लकी एनफ कि मेरे ना बचपन से मेरे वालिद साहब ने ना मेरे घर में अखबार लगवाया था। माशाल्लाह, उस ज़माने में वो मशरक अखबार पढ़ा करते थे। मशरक अखबार होता बड़ा था, फेमस अखबार था उस दौर हाँ का। जी। और कुछ स्टडीज़ में मैं अपने आप को वैसे वो बहुत अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं था अच्छा। मैं अपनी क्लास का मॉनिटर रहा शुरू और से, पहली जमात से ही, मतलब मैं मॉनिटर रहा। तो वो मैं अखबार पढ़ने की मुझे ना पता नहीं बहुत ही पक्की हैबिट थी। मैं पहले तो मैं उसको मुश्किल समझूँ कि अखबार पढ़ना मुश्किल समझा जाता था, तो मैं उसको पढ़ता था तो मुझे तो बड़ा आसान लगता था। फिर मेरी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा हो गई, रीडिंग काफ़ी थी। रीडिंग बहुत अच्छी थी। मतलब मैं तो उसके बाद फिर जितने जहान के अखबार होते थे ना हमारे शहर में जितने आते थे, वो मेरे पास ही लाइब्रेरी थी। उस जमाने में एक लफ्ज़ कहा जाता था, जो कुछ जहाँ में वो हमारे जहाँ हमारे में। जहाँ में ये हमारे जहाँ का मैं शुरू से कारी हूँ। अच्छा, मतलब है कि वो मैंने कहा कि वो तकरीबन जितने भी रिसाले आते थे ना लाइब्रेरी में, जितने अखबार आते थे वो मैं सारा दिन में पढ़ चुका हूँ। यानी इतनी अच्छी इसके बावजूद कि हमने खेलना भी होता था, सारे काम करने होते थे, मगर ये था कि रिसाले वगैरह हर चीज़। ये तो एक ज़हीन स्टूडेंट की नमाजी है। आई डोंट नो, पता है, लेकिन मुझे शौक बहरहाल था। तो
फिर मेरी जब कराची मेरी मतलब तालीम हुई, वहाँ भी मैं ये काम जारी रखा। फिर मैं एयरफोर्स के बाद भी यानी ज़्यादातर यानी पढ़ने पढ़ाने से शौक रहा या वो तकरीबन मेरा अभी तक भी शौक है, कह सकते हैं। अब ज़रा कमज़ोर इस लिहाज से हो रहा है कि ज़रा। तो आपको अदब में कौन पसंद है, शायर में और राइटर में, और ये सफ़रनामों में कोई जिक्र करेंगे? सफ़रनामे मैंने तो खैर कम पढ़े हैं। सफ़रनामे इत्तफाक से मैं कम पढ़ सका हूँ। बीच बीच में तो सबको पढ़ चुका हूँ। मुस्तनसर जहान तारड़ हो गया और कई लोगों को बीच बीच में से पढ़ते रहे। मगर शोरा में से मुझे गालिब की मुकम्मल कभी समझ नहीं आई, मगर मुझे पसंद बहुत है। दामत पसंद है मुझे पसंद बहुत है। अच्छा। बहुत ऊंचे लेवल के शायर हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लामा इकबाल को मैं समझ नहीं सकता, चाहे मेरी जितनी भी अकल समझ है, मगर मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। क्योंकि जिनको आप समझ जाते हैं ना, जो आप उनको पढ़ लेते हैं, तो वो फिर उनसे ऊंचा तख़य्युल मतलब आपको नज़र नहीं आता कि ये हमारे शोरा थे, इतने विज़डम और इतना वो इनके अंदर था। सही बात। ये मतलब, और बाकी जिसको भी देखें आप, अगर सारे मकबा फ़िक्र के लोगों को पढ़ता हूँ, फैज़ अहमद फैज़ को, अहमद फराज को, सबको पसंद, परवीन शाकर को, हर एक को मतलब मैं बहुत शौक से पढ़ता भी और पसंद भी करता हूँ। याददाश्त इतना साथ नहीं देती, लेकिन मुझे पुराने शायरों के कुछ कभी कभी याद आ जाती हैं, अच्छी चीज़ें। अदब से लगाओ तो अच्छी शख्सियत के नाम है। हाँ। अच्छा, तो दूसरे आपसे करें कि उस जमाने में बीच ड्रामे बड़े मशहूर हुआ करते थे, BTV के लेट 80s में वगैरह। उसमें भी कोई बताएं, कोई एक्टर, कोई राइटर जो ड्रामा लिखता था? देखिए, मोहम्मद सैन एक होते थे हमारे, वो जनरल मैनेजर भी थे। वो ड्रामे कंडक्ट किया करते। ड्रामा 81, 82, 83 वगैरह, 85, 86 तक मेरे ख्याल में वो चलते रहे हैं। तो बड़े मशहूर ड्रामे होते थे। अपने शफाक अहमद के ड्रामे उनमें शामिल होते थे। वैसे तो वो लंबे ड्रामे होते थे, वो घंटा डेढ़ घंटे। निसार हुसैन, सॉरी, मोहम्मद सैन खान, निसार हुसैन और PTV के जनरल मैनेजर रहे वो। सही है। तो ये बड़े लोग थे, क्रिएटिव लोग थे बड़े। आज भी उनके ड्रामे अगर आप आज भी उनको उठा के देख लें तो आज भी वो उनके बारे में मशहूर था कि लंबे ड्रामों और लंबे बालों वाले। लंबे बालों बहुत खूबसूरत ड्रामे। और उस ज़माने के जितने भी अदाकार थे आप देख लें, अब तो उनमें से कई लोग फौत हो गए। कबीर खान हो गए, ये अभी हमारे जो सियाल ड्रामा एक बड़ा ज़बरदस्त होता था, उस ज़माने का बड़ा मशहूर ड्रामा था। फिर ये वारिस ड्रामा चला, मतलब ये ड्रामे जिसमें सड़कें बंद हो जाया करती थी तकरीबन सड़कें। मैंने पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी यही। हाँ, मैंने कराची में ये देखा था कि हम एक जगह से चलते थे तो 12-15 उस वक्त के मील होते थे बड़े, तो 20 किलोमीटर तय करके पहुँचते थे ड्रामा देखने के लिए। फटाफट घर पहुँचना है तो सड़कें खाली मिलती थी। सही बात। इस कदर बड़े अच्छे ड्रामे थे, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन थी। बड़ा मैसेज था। अब मैसेज क्या मतलब है कि एक सबक होता था सारा, यानी कि आपकी तरबियत का सारा कुछ उसी में होता था। अब हम तरबियत तो वैसे देते हैं TV से, लेकिन हम और तरह की तरबियत। सही बात। यानी सुकून का दौर था। बड़ा अच्छा, बड़ा प्रोडक्शन था। आप सीखते ज़्यादा थे उसमें। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी आपकी दिलचस्पी रही है कि कुछ खेला भी है, या नेशनल सतह पे जो प्लेयर नाम करते हैं मुल्क, उनसे किसी से आपकी मतलब वो स्पोर्ट्स में तो मेरा ये था कि मैं ना बचपन से ही हम लोग मोहल्ले के लेवल पे खेलते थे, फिर स्कूल के लेवल पे खेलते थे। मेरे मोहल्ले से बहुत अच्छे लड़के पैदा हुए फुटबॉल। मैं नहीं उस पर पैदा मतलब कह सकता कि मैं हुआ, खेलता मैं उनके साथ ही था। मगर वो जो थे ना वो बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब हमारे स्कूल के मतलब चैंपियन बने। मुल्तान तक हमारे वो उस ज़माने में ना डिवीजन लेवल पे होता था, फिर बोर्ड के इंटर बोर्ड होते थे। तो वो वहाँ पर हुआ था चैंपियन एज ए मेडल। मैं खेलता नहीं था उसमें, मगर मेरा क्लास फेलो जो था, मेरे दोस्त जो थे, मेरे मोहल्लेदार जो थे, वो सारे लड़के उसमें शामिल थे। क्योंकि वो जो मेरा मोहल्लेदार था वो कैप्टन था, इफ्तिखारुल हक उसका नाम था। तो वो बड़ा टैलेंटेड था फुटबॉल में। वो बस उसको मतलब मौका नहीं मिल सकता। एक छोटी फैमिली मतलब बन जाती है ना, ऊपर कॉन्टेक्ट्स नहीं होते। अदरवाइज ही कुड बी द मतलब वन ऑफ द
वो एक साइड पे अकेला होता था, हम सारे एक साइड पे टीम खड़ी होती थी, तो वो अकेला एक लड़के को लेता था, उसके बाद वो सारे के सारे ना मतलब हमें जीत जाया करता था अकेला। 1 और 11 का मुकाबला। हाँ 1 और 11, 2 और 11 का वो दो हो जाते हैं, 1 को फुल बैक 1 और 11। हाँ, तो वो मतलब इस तरह से करता था, तो वो बड़ा अच्छा था। वो हम फिर बहावलपुर मतलब हमारी डिवीज़न होती थी, बहावलपुर में चैम्पियन होते थे, फिर बोर्ड के मुल्तान बोर्ड होता था, मुल्तान से चैम्पियन, एजुकेशन बोर्ड। तो मतलब वो सारा। मैंने फिर बाद में बैडमिंटन शुरू कर दी। अच्छा, मैंने बैडमिंटन शुरू कर दी, तो बैडमिंटन में पता नहीं आपने मुझे मुल्तान में खेलते देखा कि नहीं, आपका जो लड़का इकबाल होता था। हाँ जी, हाँ जी, ये और वो मफरत करे। हाँ, तो उसके बाद वो ये लोग हमें ना मैं बैडमिंटन में फिर मेरी पोजीशन वो इफ्तिखार वाली थी कि वो मैं अकेला एक साइड पे और मेरे साथ अच्छा। खालक मेरे अपने भी साथी होते थे, ये अच्छा। दाऊद मलक वगैरह, इन्होंने कहा ना ये इसको हराएं किसी तरह से। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह। शाहिद अयूब साहब आपको याद हाँ होगा, बिल्कुल। तो ये सब लोग मतलब है ना हम खेलते थे। उसको फिर मैंने तकरीबन 2002 तक या 3 तक मैंने उसको जारी रखा बैडमिंटन को। अच्छा, फिर good। बैडमिंटन मैंने कम कर दी, छोड़ दी, फिर मैंने छोड़ दी, लेकिन जब तक खेली वो बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान के हॉकी और बाकी जो स्क्वैश। नेशनल गेम्स आप बात कर रहे हैं, तो हॉकी तो हमारी जान होती थी, अच्छा, बाद में फिर क्रिकेट ने ले ली, सही से। वो जान बन गई। तो मेरी क्रिकेट में दिलचस्पी जो थी वो 78 में जब मैं एयरफोर्स में ही था ना, तब वो इंडियन टीम आई थी, तो बिल्कुल। उस वक्त मेरी दिलचस्पी पैदा हुई। हालांकि घर में मैं देखा करता था, हमें समझ नहीं आती थी उस ज़माने में, टीवी पे सिर्फ मैच चल रहा होता था, तो उसको देखना ही होता था, समझ आए ना आए, टीवी लगा हुआ होता था, देखना ही होता था, और एक ही चैनल था। एक ही चैनल होता था। लेकिन फिर ये था कि 78 में समझ भी लगने लग गई, कमेंट्रियाँ सुन के, दिलचस्पी देख हाँ, इंडिया के, के साथ तो मुकाबला भी। दूसरों की बातें सुन के, तो फिर मुझे समझ भी लगने लग गई। हालांकि मेरे क्लास के लोग खेलते थे क्रिकेट, मगर मेरे साथ बचपन में ऐसे हो गया था कि मेरे ना, मैं खेल रहा था तो एक बच्चे को ना मैंने हिट मारी, तो वो गली में जा रहा था, तो उसको ना हिट सीने पे लगी जाके वो बेचारा नीचे उछल के गिरा। हुआ उसे कुछ नहीं, लेकिन मतलब मैं डर गया फिर। अच्छा अच्छा। तो एक दफ़ा उससे पहले मेरे भी लग चुकी थी, मेरे नाक पे लगी और मेरी नसीर फूट गई। तो उस वक्त तो मुझे डर नहीं लगा था, लेकिन ये फिर मुझे डर लग गया ना कि यार ये तो हेलमेट वगैरह भी नहीं होते थे। हाँ, उस हेलमेट जमाने भी नहीं में, होते। सही तो है। हम वैसे तो बेसिकली गुल्ली डंडा खेलने वाले हाँ, थे, बिल्कुल। लेकिन वो फिर ये था कि क्रिकेट की भी शूट मार लेते थे, अच्छी शॉट लग जाती थी। तो मगर मैं दिलचस्पी मुझे स्क्वाश की बहुत पसंद था, मतलब जहांगीर खान ने हमारा बहुत नाम पैदा किया है, जान शेर खान, ये हमारे बड़े बड़े हीरो हैं। जी जी बिल्कुल। अब पता नहीं अल्लाह पाक हमें कब ये ऐसे हीरो देगा, मगर ये इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। हम तो सिर्फ इनको देखने की खिदमत हमने जरूर की है। पाकिस्तान की शनाख्त इनके ये बड़ी शनाख्त। आप इस पाकिस्तान जो है जहांगीर खान का जो मुल्क है। मैं स्वीडन गया तो मेरे साथ एक लड़का सफ़र कर रहा था, तो उसने कहा कि मुझसे पूछा, वो स्वीडन का लड़का था, उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से? मैंने कहा फ्रॉम पाकिस्तान। तो मैंने कहा डू यू नो पाकिस्तान? तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को बेनज़ीर और जानशेर खान की वजह से जानता हूँ। क्या बात। तो ये हमारे ऐसे लोग थे, बिल्कुल वर्ल्ड फेमस। इन्होंने नाम पैदा किया है। हमें वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि सब लोगों को मतलब मुल्क की खिदमत इस तरह से करें कि कुछ ना कुछ नाम पैदा करें, लेकिन आप हर बंदा नहीं जा सकता उस लेवल पे, लेकिन कोशिश हर बंदा कर सकता करना चाहिए। तो कुछ गाइडेंस लोगों को होनी चाहिए। फिर सर अब हम आपको लाहौर में रिडार पे आपने माशाल्लाह बड़ी दुनिया की शिफ्ट इंचार्ज भी होते थे, शिफ्ट मैनेजर, तो इस लिहाज से आपका आखिरी मेरा ख्याल है लास्ट 10 ईयर्स आपके लाहौर में गुजरे। मेरा फिर रहीम यार खान के बाद से मेरी कराची पोस्टिंग हो गई ना। अच्छा तो अच्छा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बड़ी अच्छी सर्विस मेरी रही है। अच्छा। कराची में चूँकि आपसे शायद वास्ता नहीं पड़ सका, जी लेकिन कराची में मेरी अच्छी रही है, टेन्योर मेरा बड़ा अच्छा रहा, प्रोफेशनली भी और वैसे भी सारे लोगों के साथ। आप उस शहर से शनासा थे आप। तो मुझे उस वक्त पसंद था कि मैं कराची में रहूँ। सही। फिर उसके बाद मेरी दोबारा रहीम यार खान पोस्टिंग हुई, फिर मैं लाहौर आया।
और फिर मेरा ख्याल लास्ट आखिरी फिर मैं 2003 के बाद, वैसे तो मेरी बीच में से एक ब्रेक चाहिए था, पसली में गया था 1 साल के लिए, मगर मेरी फिर मैं रिटायरमेंट मेरी लाहौर में हुई है। कौन से साल में हुई? मैं 2007 में गया था ना। नहीं, रिटायरमेंट मेरी हुई है फरवरी 2014। फरवरी 2014। अच्छा सर, हम ये आपसे पूछेंगे कि रिटायरमेंट के बाद की आपकी लाइफ क्या जा रही है, क्या शेड्यूल है और साथियों के साथ कैसा ताल्लुक़ है? मैं आपने पूछा था कि आपके साथ रहा वहाँ मैं लाहौर में, तो आपको मेरा मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। मैं अगर कोई अपनी तारीफ में कोई बात करने की है मेरे पास, तो ये था कि ये लोगों की जो मोहब्बत थी ना, वो मुझे मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिली। मैं इस तरह से अपने आप को लकी कह सकता हूँ कि मेरी शिफ्ट के अंदर जब भी किसी बच्चे ने मतलब नए नए या किसी पुराने ने मतलब आना होता था, तो वो जब भी जगह खाली होती तो वो कहते थे हमने इश्तियाक साहब की शिफ्ट में जाना है। क्या तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे खुद तो अपनी इसकी ख़ास सलाहियत का पता नहीं था, लेकिन ये लोगों ने मुझे बाद में बताया कि हम तो आपके लिए सिफारिशें लड़वा रहे होते हैं कि आपकी शिफ्ट में। वो है ना, शेर का एक मिसरा है, मानूस इस कदर और सूरत से मेरी बुलबुल। हाँ जी, वो वाला बिल्कुल ही शख्सियत से वो लोगों ने ना मोहब्बत की, लोगों ने मोहब्बत दी। और मैं समझता हूँ कि मेरा रवैया भी किसी हद तक मेरा उनके साथ नरम था। मैंने कभी किसी के मामले में ना कोई सियासत नहीं की, किसी की अल्लाह ने बचाया। हाँ, किसी हर एक की जो फेवर कर सका, जो अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी, वो मैंने सारा लोगों में प्यार मोहब्बत से, मेरी शिफ्ट में लोग आराम से काम करते थे। मेरी तरफ से कभी किसी की शिकायत नहीं की। मेरी टोटल सर्विस के दौरान मतलब मेरी कोशिश रही कि मैं किसी की शिकायत ना करूँ, कि ऊपर लेवल पे किसी की शिकायत ना करूँ। बड़ा चाहिए तो हाँ, क्रेडिट है माशाल्लाह आपकी शख्सियत। क्योंकि मैंने बड़े लोगों से सीखा। मतलब आपने अवान साहब का जिक्र बीच में आया, तो मैं कहता हूँ कि अवान साहब और ऐसे लोगों को मैंने पाया है जिनके साथ डायरेक्ट काम मैंने नहीं किया, मगर इनको हम देखते थे ये बड़े लोग, आइडियल ना, ये बड़े लोग थे, एक किसी के आइडियल। हाँ, एक बात बताते थे, जब हमारा टेस्ट कभी लेने आते थे, अवान साहब मेरा एक दफ़ा टेस्ट कराची में लेने के लिए आए, तो उन्होंने मुझे चेक किया कि मैं एक नॉन स्टैंडर्ड कॉल देता था जहाज़ को। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये तुम नॉन स्टैंडर्ड कॉल देते हो, तुम्हें पता है इस बात का? मैंने कहा जी सर मुझे पता है। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ये क्यों फिर आप ऐसा करते हैं? मैंने कहा सर इसके एक हमारी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर कि एयरक्राफ्ट जो है ना वो फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे मतलब चेंज ओवर करते नहीं है, बल्कि मतलब आप चुप करके बैठ जाते हैं। तो रनवे क्रॉसिंग होती है और वो जहाज़ या तो खड़ा हो जाता है चुप करके। तो मैं ये इंस्ट्रक्शनें इस तरह से देता हूँ कि वो जहाज़ पूरा रनवे क्रॉस करने के बाद दूसरा रनवे भी क्रॉस करके तो फिर जाके दूसरे स्टेशन को कॉल करता है। तो उससे पहले ये खतरा पैदा हो जाता था कि जो उसके पीछे आने वाला जहाज़ है वो भी फंस जाता था कि हम क्या करें, क्योंकि ये हमारी ये बात नहीं सुनता था। इसको पहले गलत इंस्ट्रक्शनें चलेगी होती, स्टैंडर्ड तो वो थी। कभी कंपनी चैनल पे चले जाते हैं। हाँ जी, तो वो फिर मैंने कहा कि अगर आप कहते हैं तो सर मैं आइंदा से इसको नहीं करूँगा। तो मुझे उन्होंने कहा नहीं, कंटिन्यू दिस। तो मेरे बाद भी वो जारी रही कराची में, वो फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी चेंज ओवर पे ना वो मतलब कॉल जो थी ना मेरी वो चलती गई। तो हम ये इन लोगों से सीखते थे, फिर उसी चीज़ को अप्लाई करते थे। नकवी साहब का आपने जिक्र सुना होगा, कराची में बड़े प्रोसीजरल थे। वो आमतौर पर इंस्ट्रक्शनें लिखवाया करते थे, तो जब इंस्ट्रक्शनें लिखवाते थे फिर बाद में पढ़वाते भी थे। सही है, आपने क्या लिखा, कहीं लफ्ज़ इधर उधर तो नहीं कर दिया? तो मुझे वो टेलीफोन करके जब इंस्ट्रक्शन देते थे तो मैं अपनी मर्ज़ी से उसको मैंने लिख के बताया उनको कि सर ये मैंने सही लिखा है। तो वो कहते थे तुमने बिल्कुल सही लिखा। तो उसके बाद वो मुझे एक जर्नल इंस्ट्रक्शन दे देते थे, बाद में मेरा लिखा हुआ ही तस्लीम करते थे। ये वैसे वो ऐसे लोगों की एप्रिसिएशन जो थी ना वो हमारे साथ शामिल थी, उनकी वजह से कॉन्फिडेंस हमें मिला। ये आप इंस्पेक्टर भी रहे यहाँ के, ट्रेन किया लड़कों को, नए आने वालों को, उसमें भी आपका बड़ा दोस्ताना माहौल में आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया, उसका कोई वाक़या शेयर करेंगे? मुझे ख़ास कोई वाक़या इस वक्त इतना तो कोई याद नहीं है, लेकिन ये था कि जो आपने कहा ना दोस्ताना माहौल में, अब आपका जो इंस्ट्रक्टर होना है वो आप जल्लादाना अंदाज नहीं होना चाहिए। आप ना वो हलाकू खान नहीं बन जाते।
आप चीज़ सिखा रहे हैं उस बंदे को, चीज़ आप एक दफ़ा बताएं तो वो उसको समझ आ जाएगी, एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा बता देंगे, दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा बता देंगे। लेकिन अगर आप डांट डपट से काम करेंगे, गैर ज़रूरी डांट डपट करेंगे, गैर ज़रूरी प्रेशर क्रिएट करेंगे, लोग यहाँ पर हमारा ATC का माहौल है जिसमें कहा जाता है कि पहले प्रेशर दिया जाता है जी जी, ताकि वो प्रेशर बर्दाश्त करे। मैंने कहा प्रेशर उसको खुद ब खुद आ जाता है जब वो काम शुरू करता है ना, उसको खुद आ जाता है। आप उसको उसमें पुख्ता करते हैं, जो आपने उसको ट्रेनिंग देनी है ना, जो चीज़ें उसको आनी चाहिए उसमें वो पुख्ता स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो उसके प्रोसीजर आप उसके थे। तो खैर हमें जिन्होंने सिखाया वो बहुत अच्छे लोग थे, हमने भी कोशिश की कि उनमें से ऐसी मुंतकिल कर। हाँ जी, तो वो ये है, चंद एक स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो मतलब कहा करते थे कि सर वो आपकी तो हमें बड़ी चीज़ें याद है। वो कभी अभी मुझे एक लड़का मिला है तो मुझे कहता है कि आपको याद नहीं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा तुम तो मुझे छोड़ के चले गए पेशावर। तो कहता है नहीं सर मैं वहाँ आपको याद रखता हूँ। तो वो होता है ना जो टीचर्स डे होता है, पता नहीं कौन सा। अच्छा जी जी, हाँ, तो कभी कभी ऐसा का दिन। हाँ जी, उस्ताद में आया था। तो मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ। कौन सी यूनिवर्सिटी में ज़रा? ये है UMT जो है ना, जी जी, मैनेजमेंट साइंस। हाँ, टेक्नोलॉजी। तो वो वहाँ पर मैं गया तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा, मेरे लिए तो खैर मेरी ख्वाहिश थी, वैसे अपनी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी पढ़ाऊँ। लेकिन फिर वो जब मुझे मौका मिला तो मैंने वहाँ पढ़ाया। तो मैंने अब चूँकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मैंने लड़कों से पूछा और बाद में उनसे फीडबैक लेने की कोशिश की कि मैं कैसा उनको पढ़ाता हूँ। तो वो उन्होंने तो कहा कि जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा यार वो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ आपको, तो मैं आपका उस्ताद हूँ ना, आपको मुझसे डरते हुए ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल। कहने लगे नहीं। तो वो एक लड़का मेरी क्लास में आ गया जो मेरा स्टूडेंट नहीं था, मेरी क्लास का स्टूडेंट नहीं था, एज एन ऑब्जर्वर एक तरह के वो आ गया। तो मैंने उससे बाद में पूछा, मैंने कहा कि आप तो मेरी क्लास के नहीं हैं तो आप कैसे? कहने लगे सर आई एम सॉरी, मैं आपसे पूछ के नहीं आया, लेकिन मैं इसलिए आ गया कि आपके बारे में मैंने कुछ सुना। मैंने कहा क्या सुना? कहने लगे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा यार मैं तो कुछ भी नहीं इतना अच्छा पढ़ाता। कहने लगे नहीं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ें मैं पढ़ के जा चुका हूँ, मगर मैं आपकी तारीफ सुन के आया। तो मैंने कहा फिर अब आप बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं कि कैसा मैंने पढ़ाया। कहने लगे मैंने जैसे सुना था वैसे उससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाया। तो ये मैं समझता हूँ 2-4 अल्फाज थे मेरे लिए जो मेरे हक़ में उसने बोले, उससे मैंने अंदाज़ा ज़रूर लगाया। लेकिन उसके बाद मैंने ना वो छोड़ दिया। जब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा था तो किसी वजह से छोड़ा, तो मैंने मेरी तालीम कम थी। तो वो मुझे कह रहे थे कि हम आपको ना परमानेंट कर देते हैं। तो जब मुझसे मेरी उन्होंने तालीम पूछी तो मेरी तालीम कम थी, तो उन्होंने कहा हम आपको फिर भी रिटेन करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं रिटेन होना, क्योंकि मैं अगर अपने से बड़ों को पढ़ाने लगा हूँ ना तो फिर उनका म्यार कहीं कम ना गिना जाए, तो मैं नहीं पढ़ाऊँ। क्या हुआ? तो उनकी तालीम से मेरी तालीम ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर वो ये तो असूलों पे समझौता नहीं करते। मैं इस वजह से छोड़ के मैंने खुद, हालांकि वो मुझे कह रहे थे कि हम आपके सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाह रहे हैं, हम आपको अच्छा एक दौर था, मगर मेरे लिए वो जो था ना पढ़ाना, वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। माशाअल्लाह, मौका दिया था। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस पर 65-70 के करीब मेरे स्टूडेंट मुझसे पढ़े, और वो उनमें से अक्सर अब भी मेरे साथ रहा। माशाअल्लाह, ये तो बड़ा तो ये और तजर्बा रहा। हाँ, अब पता नहीं आपने जो सवाल मुख्तलिफ किए हैं उसमें मैं कितना आपकी नज़र में कितना अच्छा। मैं ये कहूँगा आप ATC के कोई लोगों के नाम लेंगे जिनकी शख्सियत ने आपको मुतासिर किया हो, आप इतने अरसे रहे इनके साथ, स्टाफ में हो, चाहे ऑफिसर में हो या क्लीग में हो। ये एक फैसिलिटी होती है ना जिसमें ज़हनी जी हाँ मिलान होता है इंसान का। देखिए, मेरे सबसे पहली बात तो थी कि मेरा मुल्तान में मेरा इंटरेक्शन हुआ चौधरी अनवर से, वो मेरे पहले उस्ताद थे। जी जी। अब वो ATC छोड़ गए। जी हाँ। उनका वो किसी वजह से कलर ब्लाइंड उनका हो गया, तो उस वजह से। तो अदरवाइज वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। उससे पहले हैदराबाद केटाई में जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, हैदराबाद में मतलब है ना पढ़ाई का माहौल अब इतना अच्छा रहा नहीं, लेकिन हमारे ज़माने में फिर भी बहुत अच्छा पढ़ा। हमारा कोर्स जो था ना उस वक्त 9 महीने का कोर्स था। अब तो 4 महीने का कोर्स, वैसे पहले भी 3-4 महीने के कोर्स होते थे, लेकिन हमारा कोर्स 9 महीने चला था। तो 40 वीक्स। हाँ जी, हमने सारा वो 9 महीने का कोर्स किया है। और
सलीम अख्तर साहब थे, अख्तर जैदी साहब थे, अब्दुल गफ्फार मुगल साहब, अब्दुल गफ्फार मुगल, मतलब बहुत अच्छा सबने पढ़ाया। अपने चौधरी साहब, अख्तर चौधरी साहब होते थे और इशफाक साहब होते थे, सियाल साहब, इशफाक वहाब होते थे। हमें वो मेट्रोलॉजी पढ़ाया करते थे, बड़ी अच्छी मेट्रोलॉजी पढ़ाई उन्होंने। वो मेरा एयरफोर्स का बैकग्राउंड जो था उसमें भी मेरे मुझे एडवांटेज था, तो वहाँ भी मैंने 100% मार्क्स लिए, वहाँ भी मैंने टॉप किया था। एयरफोर्स में भी मेरा टॉप था, तो यहाँ पर भी मैंने इसमें 100% नंबर लिए थे, तो टॉप किया था। तो वो मगर ये अच्छे पढ़ाने वालों की वजह से था। हमारा शायद काबिलियत आपके अंदर होती नहीं है, वो आपके अंदर काबिलियत पैदा करते हैं, वो फिर आपके अंदर जो काबिलियत होती है वो उभर के आ जाती है, जो पहले आप जो निखारते वो है। इंस्ट्रक्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सर वैसे एक होता है, मैंने वही मेरा सवाल का थोड़ा सा जवाब नहीं आया कि आप एक मुतासिर होते हैं अपने कुलीग से या अपने साथ काम करने की शख्सियत से, प्रोफेशनल मैं नहीं बात कर रहा, एक शख्सियत का कोई मैसेज आता है, एक बिहेवियर होता है, वो बंदा कहता है। वैसे देखें तो जिनके साथ मेरा तो कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर मेरे साथ तो जो भी रहा, मैं तो हर एक शख्स से मुतासर हुआ, हत्ता कि आपको हैरानी होगी कि मैं तो अपने जूनियर से भी मुतासर होता। यानी मैं ना अब देखता हूँ कि अगर मैं अब पुराने लोग तो मिलते ही हैं, जब नए लोगों को मिलते हैं ना, तो मैं उनके टैलेंट से भी बहुत मुतासर होता हूँ कि वो बड़े अच्छे हैं। पुराने लोगों में हमारे बड़े बड़े नाम थे, ये हमारे, मैं तो अवान साहब को ही कहूँगा, मैं इनसे डायरेक्ट वैसे फैज़याब नहीं हूँ, मतलब पढ़ा इनके साथ ना, जी। ये जब इंस्ट्रक्टर थे तो मैं इनसे पढ़ा भी नहीं हूँ, मगर मुझे ये पसंद थे इसलिए कि इन्होंने जो भी कोई बात बताई है। ये मेरे पास रहीम यार खान में विज़िट पे आए थे, तो इन्होंने वहाँ पर शेख ज़ायद की मूवमेंट चल रही थी, तो उस वक्त इन्होंने मुझे कोई बात बताई जो बहुत आज तक मतलब मुझे फ़ायदा उसका रहा। बहुत सारे लोग थे जो मतलब अच्छे, अज़कार साहब थे, उनके साथ मैंने डायरेक्ट काम वैसे नहीं किया, मगर ये था कि ये लोग नॉलेज वाले थे। ज़फ़र साई साहब थे, वो वैसे मेरे मतलब एयरपोर्ट मैनेजर रहे, वो सारा कुछ रहे, मगर मैं उनके साथ प्रोफेशनली करीब रह के काम नहीं किया, मगर हमने इनसे सुना, इनके नाम बड़े बड़े नाम थे ये सब के। सही कह रहे हैं। तो इनसे पहले जो नाम थे वो भी बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उनके साथ हमने काम नहीं किया। तो ये मैंने अब माशाल्लाह आप नए आने वालों के लिए मिसाल बन गए हैं, चिराग से चिराग बनता है। तो ये बताइए सर कि आप रिटायरमेंट के बाद की लाइफ क्या शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, क्या मसरूफियात हो रही है? रिटायरमेंट के बाद मैंने पहले तो हमें आपको पता ही है कि ATC का जॉब जो है वो पाकिस्तान में मतलब रिटायरमेंट के बाद ख़त्म हो जाता है। सही है। लेकिन ये था कि कुछ लोग अपनी जॉब बाद में भी किसी न किसी तरह से करते हैं, एयरपोर्ट के हवाले से किसी न किसी काम से मुंसलिक रह जाते हैं, मगर मेरे हिसाब से मैं कहीं अपने आप को फिट नहीं पाता था किसी एयरलाइन के साथ काम करने में, मैं अपने आप को फिट नहीं महसूस करता था। लेकिन फिर ये सियालकोट एयरपोर्ट पे मुझे मौका मिला 2019 और 20 के दरमियान, मतलब वहाँ पर मैं गया है, वहाँ पर मैंने मैनेजर एयर साइड के तौर पर काम किया। फिर वो आप कह लें कि कोविड आ गया, कोविड की वजह से वो एयरपोर्ट ही बंद तो नहीं हुआ, लेकिन वो तकरीबन वो सारी फ्लाइटें ख़त्म हो रही थी, तो वो फिर साफ है कि स्टाफ जो था वो बर्डन हो गया, ओवर बर्डन हो गया। उन्होंने फिर डाउन साइजिंग करके तो सारे लोगों को फारग किया, उसकी इज्जत में शायद मैं भी आ गया, और फिर उसके बाद मैंने कहीं जॉब नहीं। आपको माशाल्लाह आप एक बड़े सोशल शख्सियत के मालिक हैं अल्लाह पाक के हुक्म से, और आप मैंने देखा है कि जो इवेंट आता है पुराने लोग इकट्ठे होने का आप नहीं मिस करते हैं, ये आपकी शख्सियत की बड़ी एक नुमाया खसूसियत है। मेहरबानी है लोगों की कि वो याद रखते हैं हमें मिलने मिलाने का मौका भी फराहम करते हैं। खुद अपनी भी कोशिश होती है कि सारे लोगों से मिला जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बड़ी तफसीली बात हुई, आपने अपना पस मंज़र सारी बैकग्राउंड भी बताई, बहुत मशहूर हूँ आपका। इंशाल्लाह मौका दिया, हयात बाकी तो मुलाकात बाकी, फिर इंशाल्लाह एक दुआ करूँगा, दुआ की कोशिश से कहूँगा कि दुआ करें अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात बेहतर आमीन आमीन। ये हमारा मुल्क है तो ये सारे महकमे भी हैं, ये हमारे सबके कैरियर अच्छे भी हैं और सारा कुछ है, इसके लिए दुआ किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करे। आमीन। हम लोग तो पता नहीं कब तक जिंदा हैं, कब तक रहेंगे, मगर जब तक रहें अपने दीन और अपने मुल्क के लिए कुछ कर जाए।
अल्लाह पाक हमारे बच्चों को सलामत रखे, उनके कामयाबियाँ कामरानियाँ दे। मैं पढ़ने वाले लोगों से बड़ा खुश होता हूँ, जो भी कोई किसी का बच्चा हो, गरीब का हो, अमीर का हो, किसी का बच्चा हो, मोहल्ले का जानते हो ना जानते हो, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो लोग तरक्की करें। अल्लाह पाक उनसे हमारा मुल्क है। बेशक अब मैं या आप हुनरमंद लोग आगे आए मैं हैं, और आप अकेले नहीं मुल्क की खिदमत कर सकते, सारा जहान जो है सबके लिए यकसा मौके होने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बोलूँ कुछ इस मौजूद में। बहुत अच्छे से ख्वाहिश थी, आपसे मौका मिला है, बैठे हैं और हमारे जो रिटायर्ड साथी अफसरान अफराद दोस्त सब सुनेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपकी खैरियत से भी आगाह होंगे और आपके ख्यालात से भी। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सबको सलाम। वालेकुम सलाम। मेरे अपने पुराने साथियों को, नए सब जितने भी साथी जो मुझे जानते हैं और जो नहीं भी जानते, सबको मेरा सलाम बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और आपका बहुत शुक्रिया।